वेलकम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। चैप्टर नंबर 18 है ये ओपी मल्होत्रा बुक में, और इसकी हम फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने 12 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद 13th क्वेश्चन। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको डिटेल में कराऊंगा, कैसे लिखना है प्रोसीजर। उसके बाद में फिर आपको वो सवाल करने का तरकीब आ जाए कैसे करना है, फिर हम उसको थोड़ा तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए, पहले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहे हैं? टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न। एक थैला है, अर्न थैलो कहते हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग टू वाइट, थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स, वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप बॉल को वापस रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। तो कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो बॉल निकाल ली जाएगी और वो बॉल बाहर रहेगी, फिर दूसरी बॉल निकाली जाएगी। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट, बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड हो जाए। तो पहले देखो, इसको हम जैसे समझ रहे हैं वैसे करते हैं, फिर लिखने का तरीका देखेंगे। देखिए यहां पर जो है आपको दो बॉल निकालनी है। दो बॉल निकालने के लिए आपके पास दो व्हाइट, तीन रेड, चार ब्लैक बॉल है। टोटल बॉल हो गई दो और तीन पांच चार नौ, नौ बॉल हो गई। तो अब आपको रिप्लेसमेंट करना नहीं है, दोनों बॉल सेम कलर की चाहिए। तो बॉल्स कैसे आ सकती हैं? दोनों व्हाइट आ जाए, W1 W2, या दोनों रेड आ जाए, R1 R2, या दोनों ब्लैक आ जाए, B1 B2। या जब भी लगाएंगे तो प्लस चलता है, ठीक है ना। दोनों बॉल व्हाइट, दोनों बॉल रेड, या दोनों बॉल ब्लैक। तो पहली बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, दो और तीन पांच और चार नौ बॉल टोटल है, दो बॉल व्हाइट है। तो 2/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द बॉल, तो सेकंड बॉल इज ऑल्सो व्हाइट, देन देयर ओनली वन बॉल, व्हाइट बॉल केवल एक है। अब बची बॉल है 8, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड व्हाइट बॉल। लेकिन क्या पता दोनों रेड आना चाहें, तो ठीक है, दोनों रेड भी आ सकती हैं। रेड आने के लिए पहली बॉल रेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। दूसरी बॉल भी रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 2/8। देख सकते हैं आप, तीन बॉल रेड थी पहले, तो तीन में से निकाल ली एक बॉल, तो यहाँ पर टोटल बॉल 9 है, 3/9, और 2/8 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन यू वी आर ड्राइंग द सेकंड रेड बॉल। प्लस दोनों बॉल ब्लैक आए, तो पहली बॉल ब्लैक आए तो 4/9, और दूसरी बॉल भी ब्लैक आएगी तो 3/8। ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनी फर्स्ट पार्ट की। तो ऐसे में इसको जब आप लेते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, काट पीट कर लो, एक और ये चार, चार, इसको भी नीचे चार ही बनाना, जिससे ना डिनोमिनेटर सेम रहेगा 36, और ऊपर एक और तीन चार, चार और छह 10, दो से काट तो 5/18। ये प्रोबेबिलिटी आ गई है फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी के लिए, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। अगर कह रहे हैं केवल एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, तो इसका मतलब एक बॉल तो रेड हो ही सकती है, एक बॉल रेड, एक बॉल ब्लैक, एक बॉल रेड, एक बॉल व्हाइट, या दोनों बॉल रेड। अब इसमें बात यह है कि जब आप एक बॉल रेड ले रहे हो, तो वो रेड पहली वाली भी हो सकती है, दूसरी वाली भी हो सकती है। जब एक बॉल रेड ले रहे हो, तो पहली वाली ब्लैक है फिर रेड है, या पहली वाली रेड है फिर ब्लैक है, तो ऐसे दो दो केस और बनेंगे। तो उस तरफ जाने से बेटर है हम एक दूसरी स्ट्रेटजी लगाएं। यहां पर एटलीस्ट वन बॉल इज रेड के लिए इसका नेगेशन होता है नन बॉल इज रेड। तो नेगेशन को हम वन में से माइनस कर देंगे, हमारे पास सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी वन ही हो सकती है ना किसी भी इवेंट में। तो यहां पर जब हम बात करें एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, तो नन बॉल इज रेड, तो मैं लेके चलूं दोनों में से कोई सी बॉल रेड नहीं है, तो पहली बॉल जब रेड नहीं है तो R1 बार, दूसरी बॉल रेड नहीं है तो R2 बार। पहली बॉल भी रेड नहीं चाहिए, दूसरी रेड नहीं चाहिए, और इस प्रोबेबिलिटी को वन में से आप माइनस कर दोगे, तो वन माइनस, अब ये लिखने का तरीका नहीं है, ये मैं केवल एक इंडिकेटर बता रहा हूं। तो R1 बार क्या होगा? R1 बार पहली बॉल रेड नहीं आने के लिए, तो कितनी बॉल व्हाइट और ब्लैक है? दो और चार छह, तो छह में से कोई सी बॉल आ जाए, ठीक है ना। फिर एक बॉल कम हो गई तो 5/8, समझ रहे हैं। R1 बार का मतलब रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो रेड बॉल नहीं का मतलब दो व्हाइट और चार ब्लैक में से कोई सी बॉल आ जाए, तो छह बॉल में से कोई सी बॉल आ जाए। फिर एक बॉल कम हो गई तो पांच बची नॉन रेड बॉल्स, और टोटल बॉल्स है 8, तो 5/8 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसको निकालेंगे आप, दो से काट लो, दो से तीन बार, दो से चार बार, तो 36, 36 माइनस
15, 21/36, इसको आप 3 से काट लो, 7/12। ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब बात यह है कि इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करें, कैसे लिखें। तो आप देखिए, इसको पूरा समझाता हूं मैं। तो यहां पर 2 बॉल हमारे पास कह रहे हैं कि 2 बॉल व्हाइट, 3 रेड, 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो इसके लिए शीट अलग से ले लेते हैं पहले। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसके बाद में हम इतना सारा मैटर नहीं लिखेंगे, मैटर लिखने का काम आपका होगा। तो यहां पर लीजिए, बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो पहले हम जो बेसिक है दोनों में, 2 balls are drawn from an uncontaining. So an urn contains 2 white, 3 red and 4 black balls. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो गिवन है हमें। ऑब्जेक्टिव ये फर्स्ट पार्ट के लिए है, टू ड्रॉ 2 same color balls, same color balls in 2 draws। 2 बार निकालने हैं, 2 draws without replacement, without replacing the first ball। पूरा क्लियर कर देता हूं, without replacing the first ball। दो बॉल निकालनी है, एक एक करके निकालनी है। टू ड्रॉ 2 सेम कलर बॉल्स, हाँ इसमें ये भी जोड़ना चाहिए, 1 by 1, 1 by 1, 1 आफ्टर अनदर कह सकते हैं, 1 by 1 कह सकते हैं, इन 2 ड्रॉज विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। तो हमें अगर दोनों बॉल चाहिए तो हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों बॉल्स रेड आ जाएं, व्हाइट आ जाएं या ब्लैक आ जाएं। तो हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, टू ड्रॉ सेम कलर बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी, therefore probability of drawing same color balls to find same color ball probability, to find तो असली ऑब्जेक्टिव ये है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द सेम कलर बॉल्स। तो दोनों बॉल रेड आ सकती हैं, दोनों बॉल ब्लैक आ सकती हैं, दोनों बॉल व्हाइट आ सकती हैं। तो लेट W1 W2, R1 R2 और B1 B2 represent the events drawing 2 white, 2 red, 2 black balls। सक्सेसिवली मतलब भी एक एक करके ही होता है, सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड लिखते ही हम एक बहुत बड़ा स्पैन कवर करते हैं कि हमने जो ऊपर लिखा है वही प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज पहली बॉल व्हाइट आए इनटू दूसरी बॉल भी व्हाइट आए, प्लस पहली बॉल रेड आएगी
इनटू दूसरी बॉल भी रेड आएगी, प्लस पहली बॉल ब्लैक और दूसरी बॉल भी ब्लैक। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हमने और भी की हैं जो हमने नहीं लिखी हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज कर रहे हो। एडिशन है, इट इज क्लियर दैट आप यहाँ पर एडिशन थ्योरम का यूज कर रहे हो। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, अगर दो इवेंट आप कर रहे हैं जिनका एक का दूसरे पर फर्क पड़ रहा है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अगर आप एंड यूज कर रहे हो बीच में, दैट W1 एंड W2 बोथ विल हैपन, W1 एंड W2 बोथ विल हैपन, तो इनटू आएगा। फिर रेड R1 R2 बोथ विल हैपन, तो फिर से एंड आ गया, तो इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है। बोथ ब्लैक बॉल्स विल हैपन, यानी दोनों बॉल ब्लैक आएंगी, तो B1 B2 बोथ विल हैपन, तो B1 B2 का यानी PB1 PB2 का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो प्लस आ रहा है बीच में कि दोनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए, तो दोनों बॉल व्हाइट हो सकती हैं, और दोनों बॉल रेड हो सकती हैं, और दोनों बॉल ब्लैक हो सकती हैं, और इंग्लिश वाला। तो जब आप और यूज करेंगे इंग्लिश वाला तो फिर आप प्लस कीजिए, एडिशन थ्योरम, और जब आप एंड यूज कर रहे हैं तो फिर उस समय आपको इनटू करना है। तो दोनों बॉल व्हाइट, दोनों बॉल रेड, दोनों बॉल ब्लैक, तो दोनों बॉल व्हाइट या दोनों बॉल रेड या दोनों बॉल ब्लैक, तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो PW1 ये सब तो वैल्यू रखनी है हमें। PW हमने निकाला था पीछे, हमारे पास दो 2/9 इंटू 1/8 प्लस 3 रेड बॉल है तो 3/9 इंटू 2/8 प्लस फिर हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं 4, तो 4/9 इंटू 3/8 एंड वी हैव क्लियर्ड दिस वैल्यू एज 5/810। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हुआ लिखने का तरीका। और भी बेटर वे हो सकते हैं लिखने के, आप देखिए जैसे आपको सही लगे वैसे लिखिए। मेरे पास जो संसाधन है मैंने वैसे लिखा है, और अच्छे से लिखा जा सकता है नो डाउट। और इसको अगर कम फ्रेम में लिखना चाहो तो पीछे मैंने लिखा ही है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए डिटेल में लिख के करनी चाहिए। डिटेल में लिखने से बचो मत। इवेंट के बारे में लिखो, ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखो, और फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखो। आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हुए भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको लिख करके आओगे, अगर बहुत हैवी गेज क्वेश्चन है तो मैं समझता हूँ कि हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हाफ का मतलब है अगर 4 का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। तो सेकंड बॉल और फर्स्ट बॉल दोनों मुझे निकालनी है रेड। क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल रेड आ जाए। एक शीट ले लेते हैं पहले। तो यहां पर चाहिए सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी वन बॉल इज रेड, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। देखो अगर आप रेड बॉल निकालने जाते हो तो कहते हैं कि भाई एक बॉल रेड चाहिए, तो कैसे हो सकता है, पहली बॉल रेड दूसरी बॉल ब्लैक, या पहली बॉल रेड दूसरी बॉल व्हाइट, तो कम से कम एक बॉल रेड चाहिए, या दोनों बॉल रेड। इसके अलावा भी केसेस हैं, जैसे आपने कहा पहली बॉल रेड दूसरी बॉल व्हाइट, तो पहली बॉल व्हाइट दूसरी बॉल रेड भी हो सकती है, पहली बॉल ब्लैक दूसरी बॉल रेड भी हो सकती है। तो वो 4 और 1 5 केस बन रहे हैं। तो इतना लंबा करने से बेटर है मैं इसका नेगेशन यूज करूं। हमेशा ध्यान रखो एटलीस्ट वन का जो नेगेशन है वो होता है नन। नेगेशन, नेगेशन के लिए वन में से माइनस करना है, यानी प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज रेड, नन ऑफ द बॉल इज रेड। एक भी बॉल रेड नहीं आएगी, यानी पहली बॉल भी रेड नहीं आएगी, तो PR1 बार इंटू PR2 बार, drawing another ball from red in the first draw and also in the second draw। तो अगर आप ध्यान करो रेड बॉल तो 3 थी, बाकी बॉल 6 बची, तो 1 माइनस 6/9, 6/1 रोल्टी होगी PR1 बार, और फिर अगली बार फिर से आपको रेड नहीं चाहिए, तो जो रेड नहीं है बची 5, तो 5/8,
2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 4 बार, 36 माइनस 21, 36 माइनस 15 21, और नीचे आ गया 36, 3 से काट दो 7 बार, 3 से काट दो 12 बार, 7/12 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे ही लिखना है क्योंकि इवेंट्स आप पहले बोल आए हो, R1 कैसी है, R1 R2 कैसी है, तो R1 बार का मतलब नॉन हैपनिंग ऑफ R1। इसको डैशेस से भी लिखा जाता है, R1 डैश R2 डैश, जैसे अच्छा लगे वैसे लिख दीजिए, दोनों इक्वली गुड है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं हिंट देता चलूंगा सवालों में कैसे करने हैं, पूरा सवाल करवाऊंगा, नो डाउट सवाल पूरा कराऊंगा, लेकिन जो मैटर लिखने का उसको मैं बोलता चलूंगा, आप लिखते चलना, ठीक है ना। पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। क्वेश्चन 14 में क्या कहा जा रहा है, ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, जगह मिल जाएगी ज्यादा। हम्म, क्या कह रहे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर से देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट का कैसे, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52, तो ये लिखेंगे आप, गिवन ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज स्पेड एंड द अदर इज ए क्वीन ऑफ रेड कलर। तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव है, टू ड्रॉ इन द ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स, 2 कार्ड ड्रॉ किए जाते हैं, इन द ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स, वन कार्ड इज स्पेड एंड अदर इज क्वीन। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, इसने ये नहीं कहा कि पहला स्पेड है और दूसरा क्वीन है, क्वीन ऑफ रेड कलर, क्योंकि पहला क्वीन ऑफ रेड कलर भी हो सकता है। इसने कहा वन स्पेड, एक स्पेड आएगा और दूसरा क्वीन ऑफ रेड कलर आएगा, तो ये दोनों केस आगे पीछे हो सकते हैं। तो यहां पर जो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो अगर मैं लेता हूं पहला कार्ड स्पेड, तो स्पेड को मैं एस कह लेता हूं, एस इज इक्वल टू स्पेड कार्ड, और क्यू इज इक्वल टू क्वीन ऑफ रेड कलर, क्यू इज इक्वल टू क्वीन ऑफ रेड कलर। रेड कलर लिखना जरूरी है क्योंकि वरना क्यू से क्वीन ही रहा, तो जो आप लिखेंगे वो पढ़ा जाएगा, वही माना जाएगा। तो 2 कार्ड एक करके निकाले जाते हैं, तो पहला आपको निकालना है स्पेड, दूसरा निकालना है क्वीन, फिर आप चाहें तो पहला क्वीन और दूसरा स्पेड निकाल सकते हैं, एस क्यू या क्यू एस। तो 2 कार्ड निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पी एस इंटू पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू पी एस। तो कैसे लिखोगे, ड्रॉइंग स्पेड कार्ड, ड्रॉइंग ए क्वीन कार्ड, ठीक है ना, इवेंट एस या इवेंट क्यू जो लिखेंगे, ड्रॉइंग स्पेड कार्ड, ड्रॉइंग ए क्वीन कार्ड ऑफ रेड कलर, ठीक है, ड्रॉइंग ए क्वीन ऑफ रेड कलर, ड्रॉइंग ए कार्ड क्वीन कार्ड ऑफ रेड कलर, बहुत ज्यादा बेटर लिखना। तो यहां पर देखिए, अगर आप पहला स्पेड कार्ड निकाल रहे हैं तो टोटल 52 कार्ड्स हैं, स्पेड कार्ड्स होते हैं 13, तो 13/52 इंटू पी क्यू। दूसरा कार्ड चाहिए क्वीन ऑफ रेड कलर। देखो यहां पर आपने कार्ड निकाल लिए हैं बेशक, लेकिन उसमें कोई भी क्वीन ऑफ रेड कलर नहीं है, तो क्वीन ऑफ रेड कलर 2 होती हैं, एक हार्ट्स की और एक डायमंड्स की, तो 2। अब लेकिन कार्ड्स बचे हैं 51, कार्ड्स बचे हैं 51, क्योंकि पहले 52 कार्ड से एक कार्ड निकाल चुके हैं आप, प्लस अब अगर आप निकालते हैं पहला कार्ड क्वीन, तो 2/52 इंटू दूसरा कार्ड स्पेड, तो स्पेड कार्ड 13 है, 13/51। स्पेड कार्ड जो ब्लैक होते हैं, क्लब कार्ड ब्लैक होते हैं, और डायमंड और हार्ट दोनों रेड कार्ड होते हैं। ये सब मैंने पूरा एक पूरा अलग से मैंने समझाया था, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था पूरा, इसका जो है क्या कहना चाहिए, ब्रोशर खोला था पूरा कार्ड्स का। तो देखिए दोनों सेम है वैल्यूज, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काटा पीटी हो जाए, 13 1 जा 13 4 जा, एंड द सेम इज हियर, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये है 1/102, तो 1/102, तो 1/51 इज द आंसर, 1/51, फर्स्ट पार्ट का 1/51। इसके बाद में सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ,
तो यहाँ से कट करना पड़ेगा। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों को मैं कट कर रहा हूँ, इसको भी ले लेते 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से रिप्लेसमेंट नहीं है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड क्वीन एंड द अदर इज ए किंग ऑफ ब्लैक कलर? सेकंड पार्ट क्या कहा जा रहा है? पहला कार्ड एक कार्ड रेड क्वीन है, रेड क्वीन यानी कि पहली रेड क्वीन आ जाए, रेड क्वीन आ जाए, क्वीन मैं आर लेता हूं नीचे, रेड क्वीन, और दूसरा है किंग ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ ब्लैक कलर। अब इसके अलावा देखो ये पलट भी सकते हैं, किंग ऑफ ब्लैक कलर और क्वीन ऑफ रेड कलर, ठीक है ना? 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो पहला कार्ड अगर आप निकालते हैं क्वीन ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर की क्वीन होती है 2, तो 2/52, देखो आप 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, तो पहला कार्ड आप क्वीन रेड कलर का निकालते हैं तो 2/52, फिर दूसरा कार्ड किंग ऑफ ब्लैक कलर, तो काले राजा 2 होते हैं, तो 2/52 प्लस 51, एक कार्ड कम हो चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर इसके बाद में पहला कार्ड किंग ब्लैक, तो 2/52 इंटू 2/51, ठीक है, इनको काट लो, 2 से काटोगे 26 टाइम्स, 2 से काटोगे 26 टाइम्स और इनको प्रोट कर दो, तो 26 अब इंटू 51, तो 2 ऊपर है ही आपके पास, तो टोटल मिला करके ये आपका 2 बटे और 663 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। थर्ड पार्ट, 2 cards are drawn one by one without replacement from a pack of 52 cards. What is the probability that one is red and the other is a black card? पहला कार्ड वन इज रेड, देखो इसमें बहुत ध्यान इस बात पे रखना है, पहला और दूसरा नहीं है ये, वन इज रेड वन इज ब्लैक, वन इज रेड वन इज ब्लैक अदर इज ब्लैक, तो इसका मतलब पहला रेड दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक दूसरा रेड, तो रेड ब्लैक या ब्लैक रेड, कोई भी ऑप्शन यहां पर हो सकता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब आप बात करेंगे तो 26 कार्ड रेड होते हैं और फिर उसके बाद में 26 कार्ड ही ब्लैक होते हैं, लेकिन एक कार्ड आप निकाल चुके हो। इसी तरह से यहां पर 26 कार्ड ब्लैक और फिर 26 कार्ड ही रेड के होंगे, लेकिन एक कार्ड निकाल चुके हैं। सेम वैल्यूज आ रही है, डबल करना है इसको, एक को लेकर के 26 से 2 बार, 26 से 2 बार, तो 51 इंटू 2 102, और ऊपर है आपका 26 और 26, और 2 बार 2 से और काट सकते थे इसे, 2 से और काट लो 13 बार, तो 13 बार तो 51, तो एलसीएम ले लो, 51 इज एलसीएम, और 13 भी काटो, 13 और 13 26, so this is our required answer. Fourth part, 2 cards are drawn, देखो पहले तो ऐसे ही करना आना चाहिए, ये नहीं है कि आप सीधे सीधे उस पर चले जाएं, पहले करना आना चाहिए, सही थॉट होना चाहिए, फिर उस थॉट को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप केवल राइटिंग वर्क पे ध्यान दें, पहले थॉट आना चाहिए, फिर थॉट को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, पहले तो अच्छा विचार आएगा ना, तो उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards, one after another without replacement, फिर से कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। Find the probability that one of these is a queen and the other is a king of opposite shade, यानी अगर आप देखो क्या है इसमें, अगर आपने मान लीजिए पहली क्वीन निकाली रेड, ठीक है, तो आपको किंग चाहिए ब्लैक, और अगर आपने क्वीन निकाली ब्लैक तो किंग चाहिए रेड, ठीक है,
ठीक है, इसमें क्या किया है मैंने, क्वीन पहले किंग बाद में, तो उल्टा भी तो हो सकता है ना, ब्लैक किंग और क्वीन रेड, रेड किंग और क्वीन ब्लैक। तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है, क्यू आर इवेंट, क्यू आर का मतलब हो गया ड्राइंग ए क्वीन कार्ड, रेड रेड क्वीन कार्ड, क्वीन कार्ड ऑफ रेड कलर, ड्राइंग ए किंग कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ड्राइंग ए क्वीन कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ऐसे चारों के लिए लिखना है। तो लिखने के बाद अब आप जो है इसको प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। लिखना क्या है उसमें, पी ऑफ क्यू आर, पी ऑफ के बार, पी ऑफ क्यू बी, पी ऑफ के आर एंड सो ऑन। तो पी ऑफ क्यू आर, तो अगर आपको चाहिए पहला कार्ड रेड कलर का क्वीन कार्ड, तो 2/52 इंटू, फिर किंग ऑफ ब्लैक कलर, तो 2/51 प्लस, अब पहला कार्ड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, यही तो कहा है इसने, दो कार्ड निकाले जाते हैं वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज इज ए क्वीन एंड अदर इज ए किंग ऑफ अपोजिट कलर। ये थोड़ा ध्यान रखना है, जिस कलर की क्वीन आएगी उससे अपोजिट कलर का किंग आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि पहला कार्ड कौन सा दूसरा कार्ड कौन सा। तो इसलिए हम यहाँ पर चारों ऑप्शन यहाँ बना देंगे। तो यहाँ पर ये सेम ही आएगा, देखो आप, ये भी इतना आना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो इससे पूरे को, आपका रिजल्ट आएगा, है ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या सेम करके लिख लो जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सॉरी 2/52, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी चारों में आनी है ना। ये भी देखो, क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, किंग ऑफ रेड कलर, सब वही तो है। तो यहाँ पर आपके पास इसको काटापीटी करके 4/663 आ रहा है। ठीक है, काट सकते हैं ना इसको, तो आपके पास इससे कट कटा के 13 आएगा, 13 4 दूनी 8, फिर कटेगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इस तरह से निकल आएगा। वन ऑफ दिस इज द क्वीन एंड अदर इज ए किंग ऑफ अपोजिट शेड। तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, काट लो यहां से क्वेश्चन को, आंसर यहीं से वापस आके दिखा दूंगा आपको, 1/2 आ रहा है इसका। पहले आंसर लिख देता हूं जिससे याद रहेगा। आंसर 1/2। Find the probability of drawing 1 rupee coin from a purse with two compartments, one of which contains 3 50 paisa coins and 1 rupee coin, and other contains 2 50 paisa coins and 3 1 rupee coins। एक पर्स है जिसमें दो सेक्शन है, दो कंपार्टमेंट है, और दोनों कंपार्टमेंट में कुछ 50 पैसे सिक्के रखे हैं, कुछ 1 रुपए सिक्के रखे हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 पर्स और उसके दो कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2। कंपार्टमेंट 1 में आपके पास हैं, पहले कंपार्टमेंट में 3 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स 3, और 1 रुपी कॉइन है 2, 1 रुपी कॉइन 2, और दूसरे कंपार्टमेंट में है 2 50 पैसा कॉइन्स और 3 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन 3। इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये सिक्का निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आप देखिए, पहले तो आपको कंपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा, कौन से कंपार्टमेंट हाथ डाल रहे हो, कौन सी जेब में हाथ डाल रहे हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, कंपार्टमेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कंपार्टमेंट 1 चूज करते हो, कंपार्टमेंट 2 चूज करते हो, फिर उसके बाद में जब कंपार्टमेंट 1 चूज करते हो तो टोटल जो कॉइन्स हैं वो है 3 और 2 5। ऐसा नहीं है भाई वैसे का बड़ा होता है हम तो ढूंढ के निकाल लेंगे,
ये माना जाएगा इक्वल पॉसिबिलिटी है किसी भी कॉइन के आने की, ठीक है ना। ऐसे यहां भी इक्वल पॉसिबिलिटी है किसी भी कॉइन के आने की, रुपी कॉइन चाहे 50 पैसा कॉइन। तो यहां पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी रेड कॉइन के आने की, सॉरी रुपी कॉइन के आने की होगी 2.5 इंटू 1/2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू, पहले तो आप कंपार्टमेंट चूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट 1, चूजिंग कंपार्टमेंट 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रुपी कॉइन प्लस, क्योंकि या तो पहले कंपार्टमेंट से आ जाए रुपी कॉइन, या फिर आपके पास आएगा सेकंड कंपार्टमेंट से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कंपार्टमेंट 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रुपी कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट 1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रुपी कॉइन 2/5 प्लस कंपार्टमेंट 2 के लिए 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रुपी कॉइन 3/5, 3/5। तो आपके पास ये आता है 6/10, 3 और 2 5, सॉरी 5/10, और ये हो जाएगा 1/2। 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन 15 था। तो लिखने का तरीका मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है आपको, केवल इसको अलग अलग लिखना है। तो C1 C2 आर द इवेंट्स ऑफ चूजिंग ए कंपार्टमेंट। PRE जो हमारे पास है ड्राइंग रुपी कॉइन, ठीक है ना, रुपी कॉइन जब आप उसे निकाल तब निकालना है। तो ये PRE दोनों में बात एक ही है, आप चाहें तो PRE1 PRE2 कर सकते हैं, बाकी PRE से काम चल जाएगा। RE इज द इवेंट ड्राइंग ए रुपी कॉइन। वो किसके बाद हो रही है अपने आप क्लियर है कि C1 के बाद हो रही है तो पहले पर से निकाल रहे, पहले कंपार्टमेंट से निकाल रहे, C2 के बाद हो रही है तो कंपार्टमेंट 2 से निकाल रहे हैं। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 का आंसर है 29/45, इसको भी लिख लेंगे। A bag contains 4 yellow and 5 red balls and another bag contains 6 yellow and 3 red balls. तो दो बैग है मेरे पास, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में 4 येलो बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। बैग 2 के अंदर 6 येलो बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। A ball is drawn from the first bag and without seeing its color it is put into the second bag. पहले बैग से आपने एक बॉल निकाली और उसका कलर नहीं देखा और उसको लेकर के आपने बैग 2 में डाल दिया। Find the probability that if now a ball is drawn from the second bag, second बॉक्स से बॉल निकाला जाता है, it is of yellow color, it is of yellow color। तो आपको क्या ध्यान देना है कि पहली बॉल जो डाली गई थी कौन से कलर की थी, देखना नहीं है, लेकिन एज्यूम तो करेंगे ना। पहली बॉल अगर येलो कलर गई थी तो अब येलो कलर हो जाएंगे 7 बॉल्स, लेकिन पहली बॉल अगर आपने रेड बॉल डाली है तो रेड बॉल हो जाएंगे 4। तो हमें तो पॉसिबिलिटीज पे बात करनी होती है प्रोबेबिलिटी में। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है आपके पास, अगर आप बैग 1 को चूज करते हो बैग 2 को चूज करते हो, इसमें चूज वाली बात नहीं, बैग 1 को ही चूज करना है पहले। तो ऐसे में पहली बॉल अगर आप लेते हैं येलो बॉल यहां से, तो येलो बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल फ्रॉम बैग 1, बैग 1 के लिए 1 लगाया मैंने, तो येलो बॉल, जब येलो बॉल यहां जाएगी तो मैं निकालूंगा येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 2, क्योंकि दूसरी बॉल मुझे येलो चाहिए भाई। या देखो ना, इट इज ऑफ येलो कलर, सेकंड बॉल येलो ही चाहिए। तो पहली बॉल येलो जा रही है तब सेकंड बॉल येलो आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मान लीजिए पहली बॉल आ गई रेड, तो R1 मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, PR1।
अब यहां पर रेड बॉल बढ़ जाएंगी, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, मुझे अभी भी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो y2 is the event drawing a yellow ball from second bag. R1 is the probability of drawing a red ball from first bag. Y1 is the probability of drawing, y1 is the event drawing a yellow ball from first bag. तो ये तीनों आपको लिखने हैं, y1, y2 और r1। y2 सेकंड बैग से निकाली प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो यहां पर आप चाहो तो इवेंट लिख लो, इवेंट y1, ना चाहते हुए सारा मैं लिख ही देता हूं, और आपको उसको थोड़ा सा कॉपी कर लेना चाहिए। यह है इवेंट r1। इवेंट y1 क्या लिखोगे, डैश कर दो, इक्वल टू लिख दो, डैश ही लिखो, डैश ज्यादा सही रहता है। तो आप डबल डॉट से दिखा दो, इवेंट y1 क्या है, इवेंट y2 क्या है, इवेंट इवेंट y1 ड्रॉइंग ए येलो बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, इवेंट y2 ड्रॉइंग ए येलो बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, लिखते रहना। r1 ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो हमें ये केस चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हैं येलो बॉल, इसका ये लिख देना सीधा, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, जितना जरूरी है उसे लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग से येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए 4/9 होगी, 4/9, क्योंकि टोटल येलो बॉल 4 है, और टोटल जो सारी मिला के बॉल्स है 9 है। अब जब येलो बॉल यहां पहुंच गई तो येलो बॉल हो गई 7, तो 7 और टोटल बॉल हो गई 10। देखो आप, 9 पहले थी ना, अब 10 हो गई बॉल। अब चाहो तो इस इतिहास को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखोगे। कैसे लिखोगे कि अगर हम पहली बॉल येलो निकाल पाते हैं, इफ वी ड्रॉ ए येलो बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, देन द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन बैग 2 आर 7, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल इंक्रीज एंड इट विल बी 10। तो यहां पर ये चीज लिख देंगे। ऐसे अगर आप पहली बॉल रेड निकालते हैं, इफ फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन रेड फ्रॉम बैग 1, देन द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल बी 4, whereas yellow ball will remain 6, therefore the total probability will be PR1 into PY2 निकाल रहा हूं मैं। तो PR1 पहली बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 5.9, लेकिन दूसरी बॉल फिर मुझे येलो ही चाहिए, येलो बॉल है 6, 6 बटे टोटल बॉल 10 हो चुकी हैं। ये ध्यान रखना, 9 से 10 बॉल तो हो ही जानी है, तो एक बॉल यहां से यहां डाल रहे हो आप, तो इसको लिख दो, जो लिखा है उसे उतार दो, और उसको आप अपने जो है ना सिंबल्स में लिखो, y1 y2 r1 जैसे मैंने यूज किए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इसको आप, ये हो गया 28 और ये हो गया 30, 28 और 30 यानी कि 58, 8/90, 58/90 यानी कि 29/45। ये आपका रिजल्ट आ जाता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसको कट कर लेता हूं मैं यहां से, और इसका आंसर है 288/2401। टू 88/2401। ठीक। A bag contains 4 white and 3 black balls. 4 balls are successively drawn out with replacement. Where the replacement इस बार replacement है. Find the probability that they are alternately of different colors. ठीक है, तो हमारे पास एक बैग है, बैग के अंदर 4 वाइट है और 4 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 4 बॉल एक करके निकाली जाती हैं, और कह रहे हैं चारों बॉल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। तो ठीक है, पहली बॉल अगर आप निकालते हैं तो व्हाइट, दूसरी बॉल पे ब्लैक आनी चाहिए, तीसरी बॉल पे व्हाइट आनी चाहिए, चौथी बॉल पे ब्लैक आनी चाहिए, ऑल्टरनेट कलर्स आने चाहिए। तो पहला व्हाइट, दूसरा रेड, फिर व्हाइट, ब्लैक सॉरी, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। लेकिन अगर पहली बॉल ब्लैक आ जाए तो व्हाइट और ब्लैक और व्हाइट ये होगा। ठीक है ना, तो चाहो तो इनको B1 B2 कर दो, W1 W2 कर दो, इट हार्डली मैटर्स। तो यहां पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए, पहली बार में व्हाइट बॉल PW1 कर देता हूं मैं, दूसरी बार तो ब्लैक बॉल तो PB2, फिर उसके बाद में PB1 कहता हूं, सॉरी PB1, फर्स्ट बॉल ब्लैक आ रही है, पोजीशन इंसेंटिव लेके चलना है, चलिए ऐसे करते हैं B2। फिर थर्ड बॉल आ रही है हमारे पास वाइट, फिर फोर्थ बॉल आ रही है हमारे पास ब्लैक, PB4, इस तरह से। फिर इसके बाद में पहली बॉल ब्लैक तो PB1, PW2, PB2, PB1, B2, B3 सॉरी, और फिर PW4। आप देख सकते हैं एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, W1, B2, W3, B4। तो फर्स्ट बॉल इज वाइट, सेकंड बॉल इज ब्लैक, थर्ड बॉल इज वाइट, फोर्थ बॉल इज ब्लैक। तो इस तरह से आप इवेंट्स भी डिजाइन कर देना। लेट W1, W2, W3, W4 मत लिखना, आप ऐसे लिखना W1 ड्रॉइंग ए फर्स्ट बॉल, ड्रॉइंग ए वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड बॉल इज ब्लैक, थर्ड बॉल इज वाइट, फोर्थ बॉल इज ब्लैक। तो अब आपको पहली बॉल वाइट चाहिए, पहली बॉल वाइट चाहिए और रिप्लेसमेंट हो रहा है इस बार, ये भी लिखना, रिप्लेसमेंट इज बीइंग डन। वो जो लिखा है बिल्कुल वैसे वैसे उतार दो। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल 4 है, 4/7, ठीक है। फिर अगली बार ब्लैक बॉल चाहिए, बॉल रख दी गई है वापस, तो 3/7 इनटू, फिर से आपको ब्लैक व्हाइट बॉल चाहिए, 4 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, फिर से आपको चाहिए व्हाइट बॉल तो 4/7, फिर से ब्लैक बॉल चाहिए तो 3/7 प्लस तो PB1, यहाँ पर ब्लैक बॉल तो 3/7, 4/7, 3/7 और 4/7, ठीक है। कुछ काटा कुटी कर नहीं पाएंगे आप, तो ये आपके पास 12 × 12, 144, 144 और 144, 288 तो ऊपर ही आ गया, और नीचे इन तीनों का प्रोडक्ट 7 की पावर 4, 49 × 49, 9 × 81, 1 तो आएगा ही आपका 2401 ही आएगा। दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये ले लो। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दो हैं इसके अंदर, पहले फर्स्ट पार्ट ले लूं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 19/42। देखिए, a bag contains 4 red and 3 black balls. A second bag contains 2 red and 4 black balls. तो दो बैग है मेरे पास, बैग 1, बैग 1 के अंदर 4 रेड है और 3 ब्लैक है, 4 रेड 3 ब्लैक। बैग 2, सेकंड बैग, इसमें 2 रेड है और 4 ब्लैक है। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी तो बैग की हो गई। फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग one ball is drawn, एक बॉल निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे तो उसके लिए पहले तो बैग 1 या बैग 2 सेलेक्ट होना चाहिए, तो PB1 पहली बॉल, पहला तो आपने बैग की प्रोबेबिलिटी ली P1 जो 1/2 होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब बैग 1 निकाला तो अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। तो 1 मैंने यहां लिख दिया, R1 का मतलब फ्रॉम बैग 1, तो लिख दोगे इसे
इवेंट R1 ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, प्लस अब आप हो सकता है बैग 2 को सिलेक्ट कर जाएंगे तो बैग 2 आएगा PB2, और इसमें फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो P ऑफ R2। तो 2 यहां पर लिखा जा रहा है सेकंड बैग के लिए, 1 लिखा जा रहा है फर्स्ट बैग के लिए, बैग 1 के लिए B1 लिखा है मैंने, बैग 2 के लिए B2 लिखा है। इसको लिखना पड़ेगा, कहीं भी आप ब्लैक बॉल ना समझ जाओ, समझना आपकी गलती होगी जो भी आप करेंगे। एग्जामिनर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो, समझ जाएगा आप क्या लिख रहे हो। PB1 तो 1/2। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 2 बैग दिए थे, इसमें दोनों में अलग तरह की रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड 3 ब्लैक हैं पहले बैग में, दूसरे बैग में है 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड बॉल पहले बैग से अगर आती है तो 4/7, 4/7 प्लस PB2 1/2। रेड बॉल अगर आती है आपके पास सेकंड बैग से तो 2/6, 2/6। ठीक है, रेड बॉल 2 है, टोटल बॉल 6 है, 2 से 2 बार इसे काट दो, 2 से 2 बार इसे काट दो, तो ये आपके पास 2/7 प्लस 1/6, तो 12 प्लस 7/7 इंटू 6 यानी 19/42। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। So this was question number 18 first part. Now we draw second question. और इसका आंसर है 1/2। आंसर 1/2 ये लाना है इसका। A bag contains 2 white and 4 black balls, another bag contains 4 white and 2 black balls। तो पहले तो बैगों की चिंता कर ली जाए, बैग 1 और बैग 2। अब देखो प्रॉपर तरीका समझ में आ रहा होगा आपको। बैग 1 के अंदर 2 व्हाइट बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल, दूसरे बैग के अंदर 4 व्हाइट और 2 ब्लैक। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बैग चूज करने की, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज ऑफ ब्लैक कलर। ये तो भाई अब आप पहले से क्वेश्चन तरह से हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1/2 और ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं तो 4/6 4/6 प्लस 1/2 2/6। सॉल्व कर देना, आपका 1/2 अपने आप ही आ रहा है। ठीक है ना, 6/12 और ये आपका 1/2 हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18 इन ऑल। इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसका आंसर आ रहा है 42%। का आंसर आ रहा है 42%। A speaks truth in 60% of cases, B in 90% of cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each in stating the same fact? कंट्रडिक्ट का मतलब एक दूसरे को उल्टी बात कहना। अगर एक सही कह रहा है दूसरा झूठ कहेगा, एक झूठ कह रहा है दूसरा सही कहेगा, सही कहेगा। ट्रुथ और फॉल्स। तो यहां पर हमारे पास पी ए, तो इवेंट ए स्पीक्स ट्रुथ, इवेंट बी तो इवेंट E1 ई कर देता हूं, चलिए इवेंट ए स्पीक्स ट्रुथ, ए स्पीक्स ट्रुथ। इवेंट बी, अब बी के जगह एफ ले लेते हैं, बी स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है, तो पीई इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60/100। पी एफ
ये हो जाएगा 90/100। थोड़ा सिंपल सा लिखना तरीका बहुत सिंपल है इसमें। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो अगर वो कंट्राडिक्ट करते हैं दूसरे को तो प्रोबेबिलिटी ए कंट्राडिक्ट्स बी, ए एंड बी कंट्राडिक्ट ईच अदर, ए एंड बी contradict each other। ये होगा प्रोबेबिलिटी बोथ ए एंड बी स्पीक ट्रू। हाँ उल्टा बोल गया हूं। ए स्पीक्स ट्रू एंड बी स्पीक्स फॉल्स। ए स्पीक्स ट्रू एंड बी स्पीक्स फॉल्स, प्लस प्रोबेबिलिटी ए स्पीक्स फॉल्स एंड बी स्पीक्स ट्रू। लोगों पूरा लिख दिया मैंने इसमें। तो ये होगा आपके पास पीई इंटू पी एफ बार प्लस पी ई बार और पी एफ। चाहो तो आप ए और बी लिख लेना, उसमें कोई बात नहीं है। ई और एफ की जगह ए और बी लिख देना, कोई बात नहीं। तो पीई 60/100, पी एफ बार 1 माइनस पी एफ, तो ये हो जाएगा 10/100 प्लस पीई बार 40/100 इंटू 90/100। ठीक है ना। तो एक एक जीरो पर से हटा लिया जाए तो 100 तो नीचे ही आ गया, नीचे 100 आना बेटर है कि परसेंटेज में देना आंसर को। और यहाँ पर आज 6 और 37 42 तो 42%। ये तो प्रोबेबिलिटी होगी। देयरफॉर 42% केसेस में ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। देयरफॉर ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर in 42% केसेस। 42 टाइम्स ये जो है 100 में से एक दूसरे का अपोजिट जाएंगे। तो 19th हो गया। इसके बाद अजय 19th के सेकंड पार्ट। 19th का सेकंड पार्ट, इसका आंसर आ रहा है, चलिए लिखता हूं दोबारा। नाइनटीन्थ के सेकंड का आंसर 11/24। A problem of statistics is given to 3 students A, B and C whose chances of solving them are 1/2, 1/3, 1/4। तो मैं A, B, C ही ले लेता हूं। तो PA 1/2, PB 1/3, PC 1/4। ध्यान देना चांसेस लिखा है इन्होंने, बात वही है, प्रोबेबिलिटी की बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसको भी चांस कह सकता है। फाइंड द चांस दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ओनली वन ऑफ देम, जब एक ही सॉल्व करेगा तो बी और सी सॉल्व ना करें। ए सॉल्व करे बी और सी सॉल्व ना करें, बी सॉल्व करेगा ए और सी सॉल्व ना करें, सी सॉल्व करेगा तो ए और बी सॉल्व ना करें। प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी solves the problem, solves the problem। ठीक है। तो पी ए, अगर ए सॉल्व करता है, बी और सी सॉल्व नहीं करते हैं, तो पी बी बार, पी सी बार
फिर इसके बाद में पी ए बार, पी बी, बी सॉल्व कर रहा है, पी सी बार प्लस पी ए पी बी, पी ए बार पी बी बार और पी सी। तो यहां पर हमारे पास पहला सॉल्व कर रहा है, ए सॉल्व कर रहा है, बी और सॉल्व नहीं कर रहे, बी सॉल्व कर रहा है, ए और सी सॉल्व नहीं कर रहे, सी सॉल्व कर रहा है, ए और बी सॉल्व नहीं कर रहे। तो पी ए 1/2, पी बी बार 2/3, 1/3 1 से माइनस करो, पी सी बार 3/4, 3/4 प्लस पी ए बार 1/2, पी बी 1/3, पी सी बार 3/4 प्लस पी ए बार 1/2, पी बी बार 2/3, पी सी 1/4। तो यहां पर आपके पास अगर 2 काटने का रास्ता होता तो मैं काट लेता, लेकिन है नहीं। तो यहां पर 4 या 12 दूनी 24, तो नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है 6 और 3 9 और 2 11। ये आंसर है हमारा। ठीक है, लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें ऐसी खास चीज नहीं है। तो दिस वाज 9 सेकंड, 19 सेकंड, नाउ 19 थर्ड। दो पार्ट है थर्ड में भी, तो आंसर लिख लेते हैं इसके 35%, 65%। 35% पहले वाले का, 65% दूसरे वाले का। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% ऑफ केसेस, तो मैं पी ए लिखता हूं इसे, पी ए 75/100, पी बी 80/100। In what percentage of cases are they likely to contradict each other in starting the same fact? Contradict each other. In what percentage of cases do they contradict, agree with each other? ये डबल डबल कर दिया इन्होंने क्वेश्चन आपका, ये कुछ नहीं है इन व्हाट परसेंटेज। पहला वाला पार्ट इसको कट कर सकते हैं, ये जो है ये वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो रहा है। कोई क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहां से स्टार्ट है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस डू दे कॉन्ट्राडिक्ट एंड एग्री ईच अदर। तो कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने कराई था फर्स्ट पार्ट के लिए। पहला वाला सच बोलेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दूं पहले, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पहला वाला सच बोलता है पी ए, दूसरा वाला झूठ बोलेगा, प्लस पहला वाला झूठ बोलता है, दूसरा वाला सच बोलेगा बी। तो पी ए ये हो गया 75/100, पी बी बार 20/100, पी ए बार 25/100, पी बी 80/100। तो जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो इसे, यहाँ पर एक जीरो तो काट ही सकते हो, और 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 40 तो नीचे आया और ऊपर आया 6 और 8, 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 से, तो काट ही लो, 2 से 7 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 7/20 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। देयरफॉर बोथ ए एंड बी contradict each other in 7/20 into 100% cases। तो यहां से 20 से 5 कटेगा, दैट इज 35% केसेस। ये हो गया पहला बी,
ए पार्ट हुआ ये ए। बी पार्ट, बी पार्ट करें एग्री विथ ईच अदर। एग्री विथ ईच अदर के लिए आपको दोनों या तो सेम मतलब सच बोल रहे हो या दोनों झूठ बोल रहे हो, एग्री कर जाएंगे। अगर दोनों सच बोलते तो एग्री कर रहे हैं दूसरे से, और दोनों झूठ बोल रहे तो भी एग्री कर रहे हैं दूसरे से। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी तो 75/100 इंटू 80/100 प्लस 25/100 और 20/100 कर देना सॉल्व, ये आपका 65% आ जाएगा। ठीक है, तो कर देंगे। तो अब आ जाइए नेक्स्ट। ये तो आपका 19th क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसके बाद आ जाइए आज के आखिरी सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर 3 पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर कई सारे केसेस, चलिए आंसर इसका लिख लेते हैं पहले जरा यहां से। 20 के सारे। क्या आंसर है इसको? पहला पार्ट, A husband and wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. वाइफ और हस्बैंड एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दोनों के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एक ही पोस्ट है, 2 वैकेंसीज हैं एक पोस्ट के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both of them will be selected? Only one of them is selected, और तीसरा है none of them is selected, चौथा है at least one of them will be selected. पहले ए पार्ट, हम कहते हैं कि हस्बैंड सिलेक्शन, तो पी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। तो ये तो सबके लिए चलेगा। ए केस नीचे से लेते हैं, ए। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो पी एच इंटू पी डब्ल्यू, पी एच इंटू पी डब्ल्यू, तो 1/7 all both of them will be selected, both of them will be selected, 1/7 into 1/5 तो 1/35। मुझे ध्यान आ रहा है मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ये ए और बी आपस में पलट गए हैं। बी ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड सिलेक्ट हो रहा है तो वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी, और अगर हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो वाइफ सर्टेनली सिलेक्ट होगी। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी 1/7, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, 1/7 इंटू 4/5 प्लस हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होता 6/7 और वाइफ सेलेक्ट होती है 1/5, तो 6 और 4 10/35, 2 से काटो 5 टाइम्स, 2 से काटो सॉरी 5 से काटो 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी। तो देखिए उलट गए हैं दोनों आपस में, मिसप्रिंट आंसर में चेक कर लेंगे। सी पार्ट,
सी पार्ट है हमारे पास, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो हस्बैंड भी नहीं होगा और वाइफ भी नहीं होगी। हस्बैंड सिलेक्ट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/7, वाइफ भी सिलेक्ट नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/5। तो 6×4 = 24/35। सी डी, एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड। एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड का हो जाएगा 1 माइनस नन ऑफ देम सिलेक्टेड। एटलीस्ट वन का नेगेशन होता है नन, तो बराबर याद रखो। 1 - 24/35 ये निकाला है हमने ऊपर अभी, तो ये हो गया आपका 35, 11/20, 35 सॉरी 11/35। ये आपका आ जाता है डी। ठीक है, सेकंड थर्ड के आंसर हम दोबारा देख लेंगे अभी, और 20 का सेकंड ले लेते हैं। 20 का सेकंड है 20 का सेकंड, 20 का सेकंड पार्ट, और इसका आंसर है 2/5। 2/5 इसका आंसर है। हम्म, ए कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। 3 पोस्ट के लिए एक सिलेक्शन किया जाता है। फॉर द फर्स्ट पोस्ट दे आर 5 कैंडिडेट्स, फॉर द सेकंड दे आर 8, एंड द थर्ड, फॉर द थर्ड दे आर 7। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज गेटिंग सिलेक्टेड एटलीस्ट 1 पोस्ट? अगर पहले में सिलेक्ट होता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, E1 कह देता हूं मैं। फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हो जाता है तो पहली बार जॉब में सिलेक्ट हो जाता है तो 5 है, तो 1/5। दूसरे में सिलेक्ट होता है 8 लोग हैं तो आपके पास 1/8, तो अकेला ही है ना। PE3 1/7। फिर से देख लीजिए, एक कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट। फॉर द फर्स्ट पोस्ट दे आर 5 कैंडिडेट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 7। तो उसके प्रोबेबिलिटी पहले पोस्ट में सिलेक्ट होने की 1/5, दूसरे सिलेक्ट होने की 1/8, तीसरे सिलेक्ट होने की 1/7। देखो सिलेक्ट हो रहा है वो जॉब तो एक ही करेगा। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट? एक पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है ना जॉब कई सारी ऑफर हो रही है, आप एक कर रहे हो, इस तरह का केस है ये। व्हाट आर द चांसेस ऑफ हिज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट? एटलीस्ट वन का उल्टा होता है नन। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नन पोस्ट उसको मिलती है, यानी PE1 बार, PE2 बार और PE3 बार। ना ही उसे पहली जॉब मिलती है, ना ही दूसरी, ना ही तीसरी, तो एटलीस्ट 1 पोस्ट का ये हो जाएगा। तो 1 - 4/5 इंटू 4/5, 7/8 इंटू 6/7। नहीं होने की चाहिए हमें, तो 4 से 2 बार इसे काटो, 7 से 7 बार इसे काटो, 2 से 3 बार ये कटेगा, 2 से 3 बार 1 - 3 ऊपर 5 नीचे, 2/5 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट। इसके बाद आ जाइए आज का आखिरी सवाल, 20 का थर्ड पार्ट। और इसका आंसर है 11/24। ठीक,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट ए पासिंग एन एग्जामिनेशन इज 5/8 एंड बी पासिंग इज 2/3. तो पी ए 5/8, पी बी 2/3. Assuming that the events A passes, B passes are independent, होती ही independent, find the probability of only one of them passing the examination. केवल एक ही पास होगा. एक ही पास होने के लिए अगर मान लीजिए A पास हो रहा है तो B पास नहीं होना चाहिए. और अगर A पास नहीं हो रहा है तो B पास हो जाएगा. ध्यान ये रखना है, इसमें एग्जैक्टली वन का केस है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन, एटलीस्ट वन नहीं है ये. एटलीस्ट वन हो तो नेगेशन वन कर सकते हैं, नेगेशन ऑफ नन. तो यहां पर आप आ जाइए. तो पी ए पहला जो है पास हो जाता है 5/8, दूसरा पास नहीं होता है तो 1/3, पहला पास नहीं होता है 3/8, दूसरा पास हो जाता है तो 2/3. चेक कर लीजिए. 5/8, 1/3, 3/8, 2/3. तो 8 या 24 तो नीचे आ रहा है, काटने से कोई फायदा नहीं दिख रहा. 6 और 5 11. तो दीज आर 20 क्वेश्चंस ये हो गए हैं. अभी इसमें 8 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें हम हल करते हैं. ओके, गुड डे एवरीवन.